Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners. We are continuing with the history part of cognitive psychology. लास्ट वीडियो आप देख कर आए होंगे, ये उस हिस्ट्री वाले पोर्शन का कॉग्निटिव साइकोलॉजी की पूरी हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने अब तक अर्ली 20th सेंचुरी से पहले तक की बातें करी थी कि कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी एग्जिस्टेंस में आई, एक थिंकिंग जैसे पॉइंट से निकलकर, एक थिंकिंग जैसे कंसेप्ट से निकलकर साइकोलॉजी की एक पूरी ब्रांच बनी कॉग्निटिव साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। और कॉग्निशन एक प्रोसेस जो है वो रिकग्निशन उसको मिला और आज साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के नाम से जानी जाती है। हम अभी 20th सेंचुरी के अराउंड हैं, अभी हम वहाँ से आगे नहीं बढ़े हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, बहुत सारे वो जनरल कंसेप्ट आएंगे जो आपने अब तक जनरल साइकोलॉजी में पढ़ा है। काफ़ी कुछ जो भी कॉग्निशन से रिलेटेड आप जितना भी कुछ पढ़कर आए हैं वो सब कुछ यहाँ पे फोकस में आएगा। और आज की डेट में साइकोलॉजी को क्या कंसीडर किया जाता है, कैसे ये एक ब्रांच है इंडिपेंडेंट, क्या ये फील्ड है, किस तरह से वर्क करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पास्ट को पूरा कवर करने के बाद हम प्रेजेंट पर भी आएंगे। लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले। आप देख सकते हैं कि जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो अर्ली 20th सेंचुरी में थी वहाँ पर गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी और बिहेवियरिज्म जो थे वो सेंट्रल पे आ गए थे। मीन्स एक बहुत ही बड़ा रेडिकल टर्न आया जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की फील्ड में जो थिंकिंग के प्रोसेस पे अब तक वर्क हो रहा था उसको कॉग्निशन का नाम दिया गया, जहाँ पर बिहेवियरिस्ट व्यू जो था वो ह्यूमन और एनिमल साइकोलॉजी का एक एसआर थ्योरी की फॉर्म में नजर आने लगा। आप सब स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बारे में जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो अब एक छोटी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि टू एवरी स्टिमुलस देयर इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्स। एक स्टिमुलस से ही हमें एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है और रिस्पॉन्स की जो वजह होती है वो स्टिमुलस होता है। इनको हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की फॉर्म में भी देखते हैं। ये दोनों मिलके जो रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं उसको हम एसआर बोलते हैं। एसआर यानी कि एसआर रिलेशनशिप, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप थ्योरी की फॉर्म में। तो ये साइकोलॉजी यहाँ पे बर्थ ले चुकी थी। अब ये इंपॉर्टेंट हो चुका था कि जो भी कॉग्निशन का प्रोसेस होता है, जो भी इंसान सोचता है, समझता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, वो जो प्रोसेस है वो लर्निंग के थ्रू हो रहा है। बिहेवियर पे बहुत फोकस आने लगा। इस टाइम पर साइकोलॉजी एक ट्विस्ट ले रही थी, वो बिहेवियर की तरफ को ज़्यादा वर्क कर रही थी। तो उस समय पर कॉग्निशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। जो कुछ भी हो था वो लर्निंग की वजह से था, जो कुछ भी था वो बिहेवियर की वजह से था। मीन्स अगर हम कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात भी करें तो उन्हें इन चीज़ों से एसोसिएट किया जा रहा था। गेस्टॉल्ट की जो थ्योरीज आई उन्होंने इस चीज़ पर बहुत फोकस किया और इन्होंने आइसोमॉर्फिज्म का कंटेक्स्ट भी दिया। साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एज कंसेप्चुलाइज्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। जब ये सारी चीज़ें जो भी मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी थी बहुत अनफैशनेबल उस टाइम पर हो गई। मैंने बोला, अभी बताया मैंने आपको कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसमें नहीं थी। बिहेवियरिज्म जो था वो फोकस में आ गया था और जो भी इंटरनल मेंटल ऑपरेशन होते हैं जैसे कि अटेंशन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, थिंकिंग, ये सब कुछ उनसे स्टॉप हो गए। इन पर जो कह सकते हैं अब स्टॉप लग गया और इनकी जगह पर बिहेवियर ने, इंटरनल स्टेट जो थी वो हमारी इंटरव्यूइंग वेरिएबल की फॉर्म में आ गई। सब कुछ हमारा बदलने लगा, चीज़ों ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से पूरा ट्विस्ट ले लिया। इस टाइम पर जो स्टिमुलाई की वजह से रिस्पॉन्सेस क्रिएट होते थे, जो बिहेवियर की फॉर्म में नजर आते थे, उनको फोकस किया गया रादर देन ऑन द मेंटल प्रोसेसेस। तो ये भी कह सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो फील्ड थी वो ब्लूम नहीं कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं अपनी फील्ड में अच्छा कर पा रही थी, या ये कहें कि उस पर साइकोलॉजिस्ट जो थे वो ध्यान नहीं दे रहे थे। बट इन 1932, सम ईयर्स बिफोर द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन स्वेप्ट अक्रॉस साइकोलॉजी, जो एडवर्ड टॉलमैन थे, इन्होंने मेज के कॉन्सेप्ट को दिया था कि जो आपने रैट्स वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जहाँ से कॉग्निटिव मैपिंग की बात उठी थी। देखिए कहाँ से कनेक्शन बना जाके कि जो टॉलमैन ने अपना रैट्स का एक्सपेरिमेंट दिया था उसमें उन्होंने इस चीज़ पर फोकस करा कि जो लर्निंग होती है उसमें कॉग्निटिव मैपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। मीन्स अगर हम कोई भी चीज़ अपने माइंड में एक मैप की तरह बनाते हैं तो उससे हमारा लर्निंग का जो कनेक्शन होता है उस चीज़ को इन्होंने अपनी थ्योरीज में दिया। यहाँ पर इन्होंने एनिमल्स और मैन के पर्पसिव बिहेवियर की बात करी कि जो भी बिहेवियर होता है दैट इज पर्पसफुल। इस चीज़ को डिस्कस करते हुए वो धीरे धीरे अब जो था चीज़ वापस से बिहेवियर और लर्निंग से निकलकर कॉग्निशन की फॉर्म में आने लगी। एक्चुअली में इसको अभी भी कॉग्निशन नाम नहीं दिया गया था, हालांकि कॉग्निटिव मैप का कंसेप्ट जो था वो टॉलमैन की थ्योरी से ही निकल कर आता है। उसके बाद द एनिमल अकॉर्डिंग टू टॉलमैन्स इंटरप्रिटेशन ग्रेजुअली डेवलप्ड अ पिक्चर ऑफ हिज एनवायरनमेंट दैट वाज लेटर यूज्ड टू फाइंड हिज गोल, जो कि कॉग्निटिव मैप जिसको नाम दिया था, द पिक्चर वाज कॉल्ड अ कॉग्निटिव मैप। तो इस तरीके की जब कॉग्निशन की टर्म यहाँ पे वापस आई तो धीरे धीरे अब
जो इन्फॉर्मेशन थी वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की फॉर्म में वापस लौटने लगी, अपनी डायरेक्शन में आने लगी। इसके बाद इन 1932 सर फ्रेडरिक बैरलेट, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने रिमेंबरिंग लिखी थी, जिसमें उन्होंने मेमोरी और फॉरगेटिंग को नॉनसेंस सिलेबल्स की हेल्प से भी स्टडी किया जाता है, इस पूरे कंसेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया था। मीन्स यहाँ पर एक नए थॉट जो थे वो आ रहे थे। इन्होंने स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया था विच इज़ अ यूनिफाइंग थीम, जो डिस्क्राइब करती है किसी भी एक्सपीरियंस के होने को, किसी के एक्सपीरियंस के एग्जिस्टेंस को जो डिफाइन करती है, उस स्कीमा के कंसेप्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पर इन्होंने मेमोरी की थ्योरीज को भी इम्पॉर्टेंस दी और टॉलमैन के आइडिया को भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, जो कि थिंकिंग के बारे में था। तो कुछ इस तरीके से कॉग्निटिव साइकोलॉजी यहाँ पर इस तरीके से ब्लूम करने लगी। तो धीरे धीरे वापस कॉग्निटिव साइकोलॉजी अपनी शेप में आई। और अब जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है प्रेजेंट में वो क्या है, इसको हम समझते हैं। इन द 1950s इंटरेस्ट अगेन बिगिन टू फोकस ऑन अटेंशन, मेमोरी, पैटर्न रिकग्निशन, इमेजेस, सेमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज प्रोसेसेस, थिंकिंग एंड इवन द कॉन्शियसनेस। तो बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे ब्रेन रिलेटेड मेंटल एक्टिविटीज़ होती है, वापस से उनकी तरफ लौटकर जो है वो सारे साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट वापस आया। कॉग्निटिव जो टर्म थी वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से बाहर निकलकर भी सोची गई, यानी बिहेवियरिज्म से बाहर निकालकर भी उस चीज़ को कंसिडर किया गया। न्यू जर्नल्स एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स वर फाउंडेड एज साइकोलॉजी बिगेन मोर एंड मोर टू टर्न टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की तरफ टर्न होने लगी, क्योंकि साइकोलॉजी में इस चीज़ की डेप्थ में स्टडी की जाने लगी, जहाँ पर ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में या ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को लेकर जब फोकस किया जाने लगा, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी साइकोलॉजी का कॉग्निटिव साइकोलॉजी की तरफ डाइवर्ट हो चुकी थी। अब जो आज की डेट में हम साइकोलॉजी देखते हैं या पढ़ते हैं, वो 1930 से 40 से डिफरेंट होते हुए बढ़ रही है, आगे की तरफ को बढ़ रही है, और बहुत ही हम रेवोल्यूशन इसमें देखते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ है वो बिहेवियरिज्म का फेलियर हम देखते हैं। बिहेवियरिज्म विच जनरली स्टडीड ओवर्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई फेल टू अकाउंट फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इन द केस ऑफ लैंग्वेज। तो बिहेवियरिज्म का हमने कुछ फेलियर भी देखा है इस मॉडर्न साइकोलॉजी में, जहाँ पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी को कंसिडर किया गया है। बिहेवियरिस्ट ने कुछ टॉपिक्स को जिनको कंसीडर ही नहीं करके चले थे, वो जिन्होंने जिस पर फोकस ही नहीं किया था, वो सारे ही टॉपिक्स आज की कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कंसीडर किए जाते हैं। बेसिकली जिनको हम ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, यानी कि मेमोरी, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, इमेजिनेशन, परसेप्शन, ये सारी चीज़ें वापस आई जो कि बिहेवियरिस्ट के टाइम पर कंसीडर नहीं करी गई थी। इसके बाद द एमरजेंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। आज की जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसमें कम्युनिकेशन थ्योरी का एमरजेंस हुआ है। कम्युनिकेशन थ्योरी क्या है? दिस प्रॉम्प्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन सिग्नल डिटेक्शन, अटेंशन, साइबरनेटिक्स, इंफॉर्मेशन थ्योरी, जितने भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर ये सिग्निफाई की जा सकती है, वहाँ पर एमरजेंस हो रहा है कम्युनिकेशन थ्योरी का। मॉडर्न लिंग्विस्टिक, न्यू वेज ऑफ व्यूइंग लैंग्वेज एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिकेम इनकॉर्पोरेटेड इनटू एटीट्यूड्स कंसर्निंग कॉग्निशंस। डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज को जो परसीव किया जाता है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया जाता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को कंसीडर किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी कॉग्निशन से कनेक्ट की जा रही हैं इन द न्यू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। मेमोरी रिसर्च, ये हमारी जो भी मेमोरी की डिफरेंट थ्योरीज आई हैं वो सब इसी एरा में आई हैं जब मेमोरी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया था, एंड इट ऑल केम आफ्टर बिहेवियरिज्म। तो मेमोरी पर भी काफ़ी रिसर्च हुई है, इसके बारे में फिगर आउट करने की कोशिश की गई है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि जो ह्यूमन मेमोरी है उसको आप देख सकते हैं कि वो कंप्यूटर मेमोरी की फॉर्म में हमारे सामने किस तरह से बहुत बड़ा चेंज जो है रेवोल्यूशन कह सकते हैं वो नज़र आया है कि कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो है वो हो चुकी है। कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक प्रोडक्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, और इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं जिसमें हम देख सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर हम देखें तो साइकोलॉजिस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी डिस्कवर्ड इन ओल्डरली अनफोल्डिंग ऑफ एबिलिटीज़ विद मैच्योरेशन। कैसे कैसे हमारा जो भी डेवलपमेंट होता है, जैसे कि अपने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट जब होता है तो केवल बॉडी का नहीं होता, ब्रेन का भी होता है, माइंड का भी होता है, बहुत सारी चीज़ें साथ में डेवलप होती हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, कॉग्निशन का डेवलपमेंट जहाँ पर होता है, वो भी इसकी एक स्टडी का फील्ड बना जाता है। इसके अलावा जीन पियाजे, जिन्होंने इस फील्ड में सबसे ज़्यादा बच्चों को लेकर उन्होंने काफ़ी चीज़ें चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्पेशल थ्योरीज दी हैं, जो कि जहाँ पर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। डिफरेंट स्टेजेस में उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। From the earliest concept of representation knowledge to recent research, knowledge has been thought to rely heavily on sensory inputs. Means फिर वही बात आ जाती है कि जो हमारे सेंसेस होते हैं इनका सबसे बड़ा रोल है। जो कुछ भी हम कॉग्निशन के प्रोसेस में देखते हैं, हम जो भी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं वो अपने सेंसेस के थ्रू ही करते हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं,
और इनको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। टॉलमैन ने जो लेबोरेटरी में एनिमल्स के साथ वर्क किया है या जो बार्टलेट ने अपने वर्क किए हैं ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ में, उससे जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है वो भी यही चीज़ बताती है कि सेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रैट वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें भी जो रैट्स होते हैं उन पर यही चीज़ स्टडी की जाती है, यही चीज़ देखी जाती है कि किस तरीके से वो अपने ब्रेन में मैपिंग करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि कैसे कॉग्निशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है अमंग द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूरोलॉजी की स्टडी है वो साइकोलॉजी में होती है और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बेसिकली होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने इसके बारे में समझी और फाइनली हम समझ पाए हैं कि किस तरह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी आज की डेट में हमारे सामने है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसको हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो टॉपिक्स है वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जितने भी वीडियोज़ हैं अभी तक कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में ही हैं, तो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि कहाँ से कॉग्निटिव साइकोलॉजी है और कहाँ तक आज वो एग्जिस्ट कर चुकी है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की स्टडी में कौन कौन से जो है इश्यूज़ आते हैं और क्या क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें, एंड वी विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।